वक्त की मार का चेहरे पे असर भी तो नहीं, वक्त की मार का चेहरे पे असर भी तो नहीं, उसके चेहरे पे नजर अब भी ठहर जाती है। और नजर का कैसे हैं? सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, आपके पिताजी का जो एरिया ऑफ बैकग्राउंड था वो क्या था? एक्चुअली मेरे फादर जो पंतनगर विश्वविद्यालय है जी, इसे कृषि फार्म में एक कार्मिक थे। गवर्नमेंट जॉब थी जी जी। और उस समय जो हमारा परिवार था वो रामपुर में रहता था। ये मेरे फादर कानपुर से यहाँ पर 1952 में आ गए थे जी। और मेरा जन्म 18 अप्रैल 1956 को रामपुर में ही हुआ था जी। उसके बाद रुद्रपुर में रहने लगे और प्रारंभिक शिक्षा रुद्रपुर में और चंदेन जॉइंट कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी ये बिलासपुर ज़िले में रामपुर ज़िले में बिलासपुर तहसील में पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पूरी हुई। जो एयर मार्शल अर्जुन सिंह रह चुके हैं जी, उनके काम पे मेरे फादर मैनेजमेंट प्लस पोस्ट मास्टर का काम देखते थे। तो 5th क्लास वहाँ से हमने पास की। उसके बाद 6th 7th 8th में ये बॉयज़ का जूनियर स्कूल है जो अब BRC सेंटर है। बिल्कुल बिल्कुल। 8th क्लास पास किया। उसके बाद हल्द्वानी MVP जी। हाई स्कूल के लिए हल्द्वानी से हाई स्कूल किया। इंटरमीडिएट जनता इंटरमीडिएट से पास किया रुद्रपुर वाला जेल लैंड कॉलेज। जी जी। उसके बाद फिर यहाँ पर डेली क्लासेस की व्यवस्था थी नहीं, तो रामपुर से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने BA और MA किया होगा आपने? BA और MA मैंने रामपुर रजा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से पास किया। और उसके बाद में विभिन्न टेस्ट वगैरह दिए जी। गवर्नमेंट में भी दिए, प्राइवेट में भी दिए जी। ग्लेक्सो कंपनी है जो इन्फेंट मिल्क फूड बनाती है अलीगढ़ में, उसमें एज ए अकाउंट क्लर्क अपॉइंटमेंट हुआ। गदरपुर में चुंगी स्थापित की गई थी, उसमें भी अपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन वो चुंगी पब्लिक के एजिटेशन से एक दिन के अंदर ही ध्वस्त कर दी गई। फिर हम लोगों को जॉब से निकाल दिया गया। फिर एक स्ट्रगल का दौर शुरू हुआ कंपटीशन देने का। विभिन्न पोस्टों के लिए कंपटीशन दिए और उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम में सहायक प्रबंधक के पद पर नियुक्ति मिली जी 1980 में। उसमें कितना मेहताना मिल जाता होगा आपको? उस समय तो सैलरी बहुत कम थी और पैसे की परचेजिंग पावर भी काफ़ी थी। जो पहली सैलरी मेरे हाथ में आई थी वो 765 रुपये थी जी। तो उस विभाग में सर्विस करता रहा। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर का टेस्ट क्वालिफाई किया, लेकिन इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो सका जी। स्टेट बैंक में सिलेक्शन हुआ, लेकिन वहाँ मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि जब तक मुझे एज ए अधिकारी के रूप में जॉब मिल चुकी थी। तो जब लगातार आप नए जॉब्स आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, क्योंकि आज के युवाओं को एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, वो एक एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं, और आप लगातार जब अलग अलग फील्ड में ट्राई कर रहे थे और अच्छे पद पे पहुंच चुके थे, तो क्या जरूरत महसूस हो रही थी? क्या सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था? क्या हो रहा था ऐसा? एक्चुअली उस समय तैयारी अच्छी कर रखी थी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो जो वैकेंसी निकलती थी उसमें फार्म कुछ तो पहले से भरे हुए थे जी, जिनका कई महीने बाद कई साल बाद रिटर्न टेस्ट के लिए कॉल आता था जी। अब जो फार्म भर दिए थे तो उनके टेस्ट दे दिए करते थे। कुछ में क्वालिफाई हो जाते थे, कुछ में फेल हो जाते थे जी। कई पोस्टों के लिए इंटरव्यू दिए, जॉब में रहते हुए भी इंटरव्यू दिए। हर आदमी चाहता है कि मैं जिस पोस्ट पे काम कर रहा हूँ उससे ऊपर ग्रोथ, उससे बेटर एवेन्यू मुझे अगर मिल जाए कहीं, तो उसके लिए हर आदमी ट्राई करता है। मैंने कोई नया काम नहीं किया। आप एक साहित्यकार हैं, लेखक हैं,
पहली बार कब जहन में आया कि आपको आर्टिस्टिक फील्ड में जाना है, आपको साहित्यकार बनना है, आपको लेखनी करनी है? एक्चुअली जब मैं गवर्नमेंट रजा पीजी कॉलेज रामपुर में स्टूडेंट था जी, तो वहाँ एक कॉलेज की मैगजीन छपती है। ये किस दौर की बात होगी? आप बीए कर रहे थे? 1973 में इंटरमीडिएट पास किया था, 1974 की बात है ये। 73 के लास्ट में एडमिशन ले लिया था वहाँ। तो उसमें एक मैगजीन कॉलेज की जो छपती है, जी जी, तो उसमें मैंने एक कविता लिखी थी, खंडहर। खंडहर। उसमें एक अतुकांत कविता थी, वो पहली बार लिखी और मैगजीन में दी, वो छप गई। तो मैं जब अपने घर छुट्टी वापस आया तो मैंने अपने पिताजी को, वो कहीं काम बाहर से थक के आगे बैठे थे, कुछ परेशान से थे, तो मैंने उनसे जब पहली बार कविता लिखी तो मैंने, पापा मैंने कविता लिखी है, आप सुनिए। अरे बोले हटा, आप क्या बकवास कर रहे हैं। मैं बड़ा डिमोरलाइज हो गया। मैंने कहा कि मैंने तो कविता लिखी है और फादर ने ऐसे कह दिया। फिर वही कविता जब मेरी कॉलेज की मैगजीन में छप गई तो मैं बड़ा खुशी लेके आया। तो बोले अरे वो कविता सुनाओ, तुम्हारी कौन सी छपी है? तो मैंने कहा कि ये तो वही है जो आपने कह दिया। अरे हटाओ, क्या बकवास है। अरे नहीं बेटा, मैं उस समय परेशान था, थोड़ा और अपसेट था, अब तुम सुनाओ। तो उन्होंने थोड़ा शाबाशी दी, अच्छी बात है लिखना। तो सर मैं ये कहूँगा कि वो खंडहर जहाँ से आपकी शुरुआत हुई, पहली बार जो आपके मैगजीन में छगा, जिसके पिताजी जिसके लिए दुत्कार रहे थे और बाद में सुनने के लिए उत्साहित थे, वो एक बार आप कैमरे के सामने कर दें। वो अतुकांत कविता थी। उसमें जो भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा बड़े बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो आज गिर रही हैं, टूट रही हैं, लेकिन उनके पीछे एक देश का इतिहास छुपा हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उस इतिहास को मतलब ध्यान में रखते हुए मैंने एक कविता लिखी थी कि हे खंडहर, तुम मौन हो किंतु स्वीकार ये मुझे है कि तुम मेरे देश की सभ्यता के, संस्कृति के दर्पण हो। हाय ये दुष्ट कालचक्र जिसके दोनों पार्टों के बीच पिसकर तुम चूर चूर हो चुके हो, परंतु इतना होने पर भी तुम्हारे भग्नावशेष में है शेष सुरक्षित संपूर्ण इतिहास मेरे देश का। ये कविता थी। जबरदस्त जबरदस्त, मतलब बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात आपने रख दी थी। उसके बाद क्या हुआ? पिताजी अब खुश हो चुके थे, आगे का कार्यकाल? फिर थोड़ा जब कविता छपी तो कई दोस्तों ने सराहना की, कई लोगों ने कहा कि नहीं आप अच्छा लिखते हैं। इवन दिन जो मेरे हिंदी के विभाग अध्यक्ष थे उन्होंने बुला के खुद कहा बेटा तुमने अच्छा लिखा है और लिखते रहना। तो उन समय अपने पढ़ाई में मन लगा के पढ़ाई कर रहे थे, कुछ बनने की तमन्ना थी, अंदर से छटपटाहट थी, इतना ध्यान नहीं दे पाया लेखन में, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत लिखता रहा। और ये छटपटाहट साहित्यिक की तरफ नहीं, किसी अच्छे पोजीशन पे जॉब लग जाए, अच्छा गवर्नमेंट जॉब हो जाए, ये था? जैसा कि हर एक युवा की एक अभिलाषा होती है कि मैं कुछ बन जाऊं, मैं भी समाज के साथ कदम से कदम मिला करके चलूं, अपने देश की सेवा करूं। मैंने इंडियन आर्मी में बहुत ट्राई किया, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भोपाल पेपर दिया, वायुसेना मुख्यालय बनारस गया कि मुझे आर्मी में कमीशन मिल जाए, लेकिन मेरा ये जो लेफ्ट वाला ईयर है ये शावर में नहाते समय बंद हो गया था। लेकिन फिर इसकी जो अंदर की नर्व्स डेड हो गई तो मुझे फाइनली मेडिकल में निकाला गया। अदरवाइज उस समय सेकंड लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलती है। अच्छा। तो मैंने सारे टेस्ट क्वालिफाई कर लिए, WOT, SOT और ऑब्स्टिकल वगैरह सब, फिजिकल क्वालिफाई कर लिया था। लेकिन जब लास्ट मेडिकल में कान बंद था लेफ्ट वाला, तो मेडिकली अनफिट कर दिया गया मुझे, तो मैं आर्मी में कमीशन नहीं ले पाया। फिर सिविल में ट्राई किया तो सिविल में भी एक ज़िला स्तर का पद मुझे मिल गया था, जिसमें मैंने काम करते हुए अपना लेखन में भी ध्यान रखा। और आज आपके सामने है कि मेरे लगभग 700 आर्टिकल अमर उजाला, शाह टाइम्स और आपका उत्तरांचल दीप, अमृत विचार, अमन केसरी, न्यूज़ प्रिंट और डिफरेंट बहुत से पेपर्स में, धारा न्यूज़ वगैरह में छप चुके हैं। और जितना एक अधिकारी के रूप में काम करते हैं मुझे ख्याति नहीं मिली, उतना उससे कहीं अधिक मुझे ख्याति मिली लेखन में, और बहुत से लोग से, नए नए लोगों से परिचय हुआ। और आज जो कुछ भी मैं जाना जाता हूँ वो अपने इस लेखन की वजह से मेरी थोड़ी बहुत पहचान है।
पहचान की बात कर रहे थे, आपने अपना पहला खंडहर सुना चुके हैं आप मेरे को। इस बीच में कोई ऐसी कविता आपने लिखी हो जो आपको व्यक्तिगत रूप से अगर पसंद हो? देखिए, मैंने गज़लें लिखी हैं जी, कविताएं लिखी हैं, बिल्कुल। मैंने आलेख लिखे हैं, सामाजिक मुद्दों को, ज्वलंत मुद्दों को उठाया है, चाहे वो राजनीति से संबंधित हो, शैक्षिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो। लगभग 700 आर्टिकल मेरे छप चुके हैं और 666 गज़लें और कविताएं मैं लिखी, जिसमें 155 अब तक अच्छे न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, पत्रिकाओं में छप चुकी हैं। तो एज ए राइटर मैं गद्यकार भी हूँ और कवि भी हूँ, शायर भी हूँ। आपकी रचना से किसी अगर ज्ञानवर्धन हो, बिल्कुल, आपका लेख ऐसा हो कि जो निबंध का पेपर एक बच्चों के लिए आता है बर्निंग टॉपिक्स पे, करंट अफेयर्स पे, तो उन्हें कुछ प्रेरणा मिल सके, कुछ उन्हें सीखने को मिल सके, समाज का आईना बन जाए, समाज में क्या चल रहा है उस घटनाओं से वो अवगत हो सके, तब तो आपका लिखना सफल है। और जो कविता और जो गीत और गज़ल होती है उससे किसी का मनोरंजन हो सके, मैं उसका यही उद्देश्य मानता हूँ। बिल्कुल। एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं यहाँ तराई में, उनका नाम नहीं लूँगा मैं, उन्होंने मेरी कविता की ये कह के एक बार आलोचना करी कि हम हमेशा सौंदर्य में खोए रहते हैं, सपनों में खोए रहते हैं, सपनों वाला लेखन करते हैं, आम मजदूर, रिक्शा चालक और जो दबा कुचला वर्ग है उसके बारे में हम नहीं लिखते। बिल्कुल। तो उनके लिए मेरा ये जवाब था कि हम अपने लेख में उनसे संबंधित मुद्दों को और उनकी समस्याओं को उठाते हैं, जिससे भारत सरकार का, हमारे समाज का, हमारे ज़िला प्रशासन का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो सके और उनकी समस्याओं का समाधान उनको सरकार के स्तर से या ज़िला प्रशासन के स्तर से मिल सके। लेकिन कविता, गीत, गज़ल ऐसी चीज़ होती है कि जब आदमी दिन भर थका मांदा होकर के अपने घर काम से लौटता है और टीवी पर आकाशवाणी से या किसी पत्र पत्रिका में छपी हुई गज़ल कविता को पढ़ता है तो उसके मन के तार झंकृत होने चाहिए। बिल्कुल। उसको कुछ अलग सा एहसास दिलाने वाली कविता होनी चाहिए जिससे वो अपने दिन भर की थकान भूल जाए। अब मैं किसी रिक्शे वाले या मजदूर, तब नौकरी पेशा थक के आने वाले व्यक्ति के उसी की बात जो दिन भर वो खट के आया है, शाम को उसके मनोरंजन समय भी करने लगूं तो मैं समझता हूँ कि वो उसको अच्छा नहीं लगेगा। सही बात। एक गज़ल जो मेरी, जिसको बहुत सराहना मिली, मैं आपको नज़र करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कुछ उर्दू के वर्ड हैं तो आप, हाँ, वो आप डिफाइन कर दीजिए। डिफाइन कर दो बाद में। शिगुफ्तगी कहते हैं सौम्यता को जी। तो ये एक श्रृंगार रस की गज़ल है। बिल्कुल। शिगुफ्तगी तेरे चेहरे पे नजर आती है, शिगुफ्तगी तेरे चेहरे पे नजर आती है, तू पास आए तो खुशबू सी बिखर जाती है, शिगुफ्तगी। एक चित्र देखिए, घनी जुल्फों ने मेरा चेहरा ऐसे ढांप लिया, कल्पना कीजिए, घनी जुल्फों ने मेरा चेहरा ऐसे ढांप लिया, मुझे तो धूप भी अब छाँव नजर आती है, रात शानों पे, शाने कहते कांधों को, जी जी, रात शानों पे बीत गई पता न चला, लो दबे पाँव अब आहे सहर आती है। और एक और चित्र देखिए जी, जो आपको प्रिय लगता है उसकी कमियां भी आपकी नज़रों से
ओझल हो जाती है। ओझल हो जाती है और दिखाई नहीं पड़ती है जी। वक्त की मार का चेहरे पे असर भी तो नहीं, वक्त की मार का चेहरे पे असर भी तो नहीं, उसके चेहरे पे नजर अब भी ठहर जाती है। जबरदस्त जबरदस्त। और गजल का एक ये अच्छा शेर है, दिले बेताब को अब और मनाऊं कैसे, दिले बेताब को अब और मनाऊं कैसे, आँख के जरिए से वो दिल में उतर जाती है। और जैसे कि शायर लोग आखिरी शेर में अपना तखल्लुस प्रयोग करते जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम सबाहत हुसैन खान है जी। सबाहत मेरा तखल्लुस यूज़ करता हूँ। सबाहत का मतलब होता है गोरी रंगत के साथ खूबसूरती, जिसका के मैं अपोजिट हूँ। गोरी रंगत के साथ खूबसूरती, जी हाँ, इसका माना होता है सबाहत के माना। हाँ। मेरा नाम है। हाँ। लेकिन मैं उसका अपोजिट हूँ। चल सबाहत वो आए बैठे हैं, चल सबाहत वो आए बैठे हैं, दीदे यार से, दीदे यार से, दीदे यार से किस्मत भी संवर जाती है। जबरदस्त 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 सर, बहुत बढ़िया। तो इस टाइप की गज़लें होती हैं। कई फिल्मों के लिए भी गीत लिखे, लेकिन हमारी फिल्मों में आजकल ये एक ट्रेंड बना है कि जो उनका स्थापित गीतकार होते हैं, हाँ, गोस्ट राइटिंग बोल सकते हैं वैसे। नहीं, जो स्थापित गीतकार हैं जो फिल्मों के लिए ऑलरेडी लिख रहे हैं, हाँ, जिनका नाम पर्दे पे 50-60 बार आ चुका है, 100 बार आ चुका है, तो आपकी गज़ल अगर हमने लिख के भेजी है, हमने कोई कविता लिख के भेजी है, गीत की लाइन लिख के भेजी, तो वहाँ से डायरेक्टर का ये पैगाम आता है कि ये अपना गीत दे दीजिए, आप बेच दीजिए 25,000 में, 50,000 में, 1 लाख में। इस गीत को हम अपने, जिसने हमारी फिल्म के और गीत लिखे हैं उसको, उसके नाम से हम इसको देंगे, आपको हम पारिश्रमिक दे रहे हैं। हाँ। तो अपना लेखन ऐसे देते हुए एक अन्याय से प्रतीत होता है। मैंने कई फिल्मों से ऐसे गीत दिए, मजबूरी में दिए। हाँ। वो गीत बन भी गए, हिट भी हुए, लेकिन उस पर नाम किसी और का, फिल्म डायरेक्टर ने या फिल्म प्रोड्यूसर ने नाम किसी और का प्रयोग करा। जो स्थापित गीतकार थे उनका नाम इस मंच पे लेना उचित नहीं होगा। कई गीत लिखे हैं, आपको अभी सुनाऊंगा भी जी, लेकिन वो किसी और के नाम से उन्होंने फिल्म में दे दिए गए, तो अब वो रचना मेरी नहीं रही। बिल्कुल सही बात। उसको जो भी पारिश्रमिक दे दिया उन्होंने अपना कुछ 1000 रुपये में, यहाँ तक कि एक बार लाख रुपए तक का भी ऑफर आया। लेकिन वो इतनी प्यारी रचना थी कि उसका आज भी अफसोस है कि वो किसी फिल्म में मेरे नाम से ना करके एक स्थापित फिल्मी गीतकार के नाम से गाना बना, सुपरहिट हुआ, फिल्म भी सुपरहिट हुई। सारी क्रिएटिविटी पैसे ने खरीद ली, बस। बहुत बड़ी क्रिएटिविटी पैसों की वजह से खत्म। उनका भी कुछ डायरेक्टर का अपना होता है कि हम कोई रिनाउंड नाम गीतकार के रूप में देंगे तो हमारी फिल्म ज़्यादा चलेगी। बिल्कुल सही। किसी नए गीतकार का नाम वो दे देंगे अपनी फिल्म में तो हो सकता है उसको उतनी सराहना नहीं मिले, कुछ उनकी अपनी मजबूरी रहती होगी। बिल्कुल, मैं किसी को दोषारोपण नहीं करना चाहूँगा। बिल्कुल। तो सर, आपकी ये रचना मैंने सुनी, पहले आपने जो खंडहर कहा और ये दूसरा दिल को झकझोर के निकल जाता है, तो आपकी शादी वादी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे हुई शादी, कैसे मुलाकात हुई आपकी पत्नी से? हमारे यहाँ ऐसा, हमारी मैथोलॉजी में ये माना जाता है जी कि जोड़े ईश्वर की तरफ से या अल्लाह की तरफ से उतारा जाता है, आपका भाग्य भी निश्चित होता है। तो मैं मुरादाबाद में पोस्टेड था और मेरे मकान मालिक की माँ की डेथ हो गई जी। तो उसमें ये एक फ़र्ज़ बन जाता है कि मैंने अपनी मम्मी को भी इंटीमेट किया कि मकान मालिक की मदर की डेथ हो गई है। हाँ। अब मम्मी मेरी रुद्रपुर से गई मुरादाबाद, मैं तो उस मकान में रहता ही था जी। वो उनके मकान मालिक के रिश्तेदार थी, मिसेस के घर वाले, वो भी उनके मरने के उसमें समाचार को सुन के वहाँ पे आए। तो वहाँ मेरी मदर की और मेरी
सासू जी की आपस में बात हुई, तो जैसे कहते हैं कि भैया आप घर आइएगा, तो उन्होंने मेरी मदर को इनवाइट किया। जब उनके मतलब दफन वन कर दिया गया, तो मदर ने कहा कि चलो उनको यहाँ चलते हैं। मैंने उनका घर तो मैंने देखा नहीं है, तो उनसे पूछा पता, जिनके घर में हम लोग किराए पर रहते थे, पता बता दिया। हम लोग गए तो वहाँ मिसेस थी, उस समय गोकुलदास गर्ल्स डिग्री कॉलेज में पढ़ती थी, इंग्लिश में एमए कर रही थी। तो उनको ठीक लगी, तो उन्होंने कहा कि ये लड़की कैसी है शादी के लिए। मैंने ठीक है, पढ़ी लिखी फैमिली है, देखने में भी ठीक है, अच्छे लोग हैं। तो वो 2-3 महीने के अंदर शादी हो गई। अच्छा, उस समय ये मेल मुलाकात और फ़ोन व्हाट्सएप और ये सब का तो कोई ऐसा कुछ था ही नहीं, किसी के पास फ़ोन तो होते नहीं थे। हाँ, वो डाक वगैरह लिखा वो रिंग करने वाले फ़ोन होते थे। हाँ, वो हर घर में भी नहीं होता था। और बिल बहुत आता था उसका। हाँ, हर घर में होता नहीं था। फ़ोन तो बहुत बाद में, ये मोबाइल वगैरह बहुत बाद में आए। उस समय तो कोई अगर आपको चिट्ठी भेजनी होती थी, या तो आप तार करते थे या हाथ से चिट्ठी लिख के भेज दिया करते थे। तो 89 में शादी हुई थी। बच्चों के बारे में बताइए कि कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं, और क्या जो आपकी महत्वाकांक्षाएं थी उनसे वो सारी महत्वाकांक्षाएं पूरी कर चुके हैं आप? एक्चुअली खुश हैं अपने बच्चों के करियर से? एक्चुअली हम लोग 6 भाई बहन थे। हाँ, और 6 भाई बहनों के लिए हमारे पिताजी की जो इनकम थी, सैलरी थी, वो इनफ नहीं थी। थोड़ा अभाव में जीवन बीता। तो हमने ये सोचा, बल्कि मैं 4 भाई और 2 बहनें हैं, हम सब भाई बहनों के 2-2 बच्चे हैं। वहाँ से हमें सीख मिली कि अधिक बच्चे होते हैं तो जो रिसोर्सेज होती हैं खर्चे मीट आउट करने के लिए कम होती हैं। तो 6 बच्चे सही नहीं है, बच्चे 2 ही अच्छे वाला सिद्धांत है। वही सही था। हम सब भाई बहनों में 2-2 बच्चे, प्लस जो हमारी मिसेज ने 1971 में जब हमारा सबसे छोटा वाला भाई पैदा हुआ था, तो उन्होंने बिना मेरे फादर से पूछे अपना ऑपरेशन करा दिया था रामपुर जिला चिकित्सालय में। अच्छा, ये आपके मिसेस ने? मेरी माँ ने। अच्छा, आपकी माता जी ने? मेरी माता जी ने ऑपरेशन करा दिया था। तो आकाशवाणी रामपुर की टीम उनका इंटरव्यू लेने उस समय आई थी कि आपने मुस्लिम महिला होते हुए ऐसा कैसे परिवार नियोजन को क्यों अपनाया, आपके यहाँ तो ये बात नहीं मानी जाती है। तो मेरी अच्छा, आपके उसमें क्या लिखा हुआ है कि जितने बच्चे वो अल्लाह की देन है? ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो फिर ये नियोजन का बात कहाँ से आ गई? नियोजन की बात देखिए, आप कुरान शरीफ में ये कहा जाता है, इस्लाम धर्म में ये कहा जाता है कि अपने बच्चों की परवरिश करना आपका एक फ़र्ज़ है जी। और अपने बच्चों की आप अपने सीमित साधनों से परवरिश तभी बेहतर कर सकेंगे जब खर्चे आपके कंट्रोल में हो, आपकी इनकम इतनी हो कि आप अपने खर्चों को मीट आउट कर सकें। तो समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी होता है, गलत अर्थ लगाने के लिए तो आदमी कुछ भी ला सकता है। बिल्कुल सही। जब मेरी माता जी ने 1971 में अपना फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन बिना पिताजी से पूछे करा दिया था, तो आकाशवाणी रामपुर की टीम उनका इंटरव्यू लेने आई थी कि आपने ये स्टेप कैसे ले लिया। तो उन्होंने ठीक है, मेरे 6 बच्चे हो चुके थे, मैं नहीं चाहती थी कि और बच्चे हों, और 4 बेटे और 2 बेटियाँ पर्याप्त थी, मैंने ऑपरेशन करा दिया, जो कि मुझे बहुत पहले करा लेना चाहिए था। सही है। तो उस समय मेरी माता जी की वो सोच थी जो अच्छी मुस्लिम फैमिली में नहीं थी। बिल्कुल। तो एक पढ़ी लिखी फैमिली का जो बेनिफिट बच्चों को होता है हम लोगों को मिला, और हम लोग भी खुले विचार के, मतलब हमारे जितने दोस्त हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं हुए, जितने अदर कम्युनिटी में हमारे दोस्त हैं। बिल्कुल सही है। और उनसे हमारे ऐसे संबंध हैं कि बिल्कुल एक साथ खाना पीना उठना बैठना, तो ये कोई चीज़ माने नहीं रखती। धार्मिक भावनाएं और उसका मानना अपनी जगह पर है, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। बिल्कुल सही है। और अगर आपके अंदर मानवता है तो आप किसी भी विषम परिस्थिति में अपने आप को सर्वाइव कर ले जाएंगे, ये मेरा मानना है। अब लोग कहते हैं कि आपने लिखना क्यों शुरू कर दिया, लिखने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? बिल्कुल।
ये ऐसे क्वेश्चन अक्सर मेरे पास आते हैं। तो उसमें मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आपके विचार आपके साथ कब्र में दफन हो जाएं या आपके विचार आपके साथ चिता में जल जाएं, इससे बेहतर है कि नहीं 2 लोगों तक पहुंच जाए। कोई लिखने से कोई आजकल बुद्धिजीवी व्यक्ति जो है सबसे सस्ता है। एक इलेक्ट्रीशियन आपके घर आता है, बिल्कुल 1 घंटा काम करता है, 1000 रुपये ले जाता है, बिल्कुल सही, 500 रुपये ले जाता है। एक साहित्यकार पूरे मनोयोग से एक रचना तैयार करता है, लिखता है, कम से कम उसमें अपने 7-8 घंटे खपा देता है और वो किसी भी पत्रिका में छपती है तो उसे कोई पारिश्रमिक शुरू में नहीं मिलता। बिल्कुल सही। वो उसका जो वर्क होता है, अगर उसका, मैं तो ये कहूँ अपने, मेरा विचार ये है कि एक किसी की साहित्यिक रचना तो बहुमूल्य होती है, क्योंकि हर आदमी लिख नहीं सकता। सही है। उसका उचित पारिश्रमिक उसे मिलना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आजकल सबसे सस्ता बुद्धिजीवी वर्ग है, साहित्यकार है। कभी कभी ये चीज़ अंदर से कचोटती भी है। बिल्कुल सही। असर जब ये अखबार के टाइम के आप हैं, जैसे कि आप कई पत्रिकाएं आप लिखवाते हैं, लिखा जाता है और छपता है। अब देखते हैं जब डिजिटल ज़माना हो गया है तो आप कैसे, जो लोग हैं जिन तक आप 2 लोगों तक जो आप कह रहे हैं अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, कैसे पहुंचा पाएंगे? ये डिजिटल ज़माना हो गया है, आप अखबार और इस चीज़ों में डिजिटलाइज क्यों नहीं हो जा रहे हैं? कोई ऐसा मीडियम क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं जिससे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाया जा सके? क्योंकि आज जो दौर है, 1 सेकंड में आदमी देखता है और उसे स्क्रॉल कर देता है, फेसबुक, व्हाट्सअप। अगर उसे एक लाइन पसंद नहीं आई पहली तो वो स्किप मार देगा, छोड़ देगा उसे। और इस जमाने में अगर आप सोचें कि कोई मेरा अखबार उठा के पढ़े, क्योंकि मुझको याद नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम अखबार कब पढ़ा था, आप यकीन मानिए, क्योंकि मैं वो तो देख लेता हूँ जो व्हाट्सएप पर उस पर न्यूज़ें चल रही हैं, लेकिन ये और इतने ऐप्स आ गए जो न्यूज़ आपको डिजिटली दे देते हैं। तो इस दौर में एक चैलेंज सा नहीं लगता है कि इतना मेहनत कर रहा हूँ और फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं है? पहली बात तो मैं आपको इस बात का जवाब देना चाहूँगा, जितने भी मैगजीन्स हैं जी, जितने भी अखबार हैं, सब डिजिटल भी हो चुके हैं। बिल्कुल। उनका हार्ड कॉपी तो आपके पास सुबह आ जाती है, बिल्कुल, लेकिन उनकी PDF, क्योंकि हम लोग राइटर हैं, तो जिस अखबार में हमारा आलेख छपता है उसकी PDF हमें शाम को या अर्ली मॉर्निंग उपलब्ध हो जाती है। बिल्कुल। उस PDF को हम भी फॉरवर्ड करते हैं, अपने उस पर फेसबुक पे या उस पर शो कर देते हैं, अपने पोर्टल पे। तो जो हमारे जानने वाले हैं वो उस पर पढ़ने जाते हैं, वहाँ पढ़ लेते हैं। अदरवाइज जो अखबार सबके घर जाता है उसमें पढ़ लेते हैं। अब इसका मैं आपको कहते हैं, आपने अभी कहा कि कोई आज पढ़ता नहीं, मैंने कभी ज़माने से अखबार नहीं पढ़ा, तो मैं अपना आपको अनुभव बताना चाहूँगा। कई बार ऐसा हुआ, मैं मिसेस के साथ बाजार गया, एक सब्जी वाला जो फड़ पे बैठ करके आलू बेच रहा है सब्जी मंडी के अंदर, उसने मैंने कहा भाई 1 किलो आलू दे दो। बोले सर 1 मिनट। उसने अपनी बोरी के नीचे जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ से एक अखबार निकाला, उसे खोला, उसमें मेरा आलेख छपा था, मेरा फोटो भी छपा था। बोले सर ये आप हैं? मैंने हाँ भाई ये मैं हूँ। तो बोले सर मैं आपके लेख पढ़ता हूँ, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। एक घटना और बताना चाहूँगा। अमृत अस्पताल में एक सज्जन बीमार हुए, मेरे जान पहचान के, उनको देखने गया तो डॉक्टर से भी मिला। अक्सर हमारे यहाँ ये होता है कि बीमार को देखा और थोड़ी देर शांत बैठे रहे चुपचाप, बड़ा बुरा सा मुंह बना करके कि भाई हाँ हमें बड़ा दुख है, अपने घर चले गए। बिल्कुल सही है। मैंने उन सज्जन के बारे में जाके, जो मेरे मित्र थे, पूछा डॉक्टर गिल से कि इनका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, कैसा हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि ये ठीक है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो मेरे भाई मेरे साथ थे, उन डॉक्टर गिल का ये कहना था, ये बताइए आप दोनों में लिखता कौन है? तो छोटे भाई ने कहा ये भाई साहब है, यही लिखते हैं। बोले मैंने अपने अस्पताल में ये बात कह रखी है कि जब अखबार तुम लोग पढ़ लो तो अखबार जिसमें खान साहब के आर्टिकल छपता है मेरे बेडरूम में पहुंचा दिया करो। सही है। मैं सर्जन हूँ, मैं जब भी फुर्सत में होता हूँ 11 बजे 10:30 बजे जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं आपका आर्टिकल जरूर पढ़ता हूँ। बिल्कुल, आप बहुत अच्छा लिखते हो। एक बार राजकुमार फुटेला जी यहाँ के अच्छे एक फुटेला अस्पताल मालिक हैं, राजकुमार फुटेला जी, अच्छा, जो न्यूज़ प्रिंट का, अच्छा वो उनकी बात करें, ठीक है। और मुझसे बोले आप विनोद पुस्तक भंडार वाले आपको याद कर रहे थे, आप चले जाना। मेरे दिमाग से बात होता कि एक बार बाजार में घूम रहा था, मैंने फुटेला जी ने कहा था कि विनोद पुस्तक भंडार वाले से मिल लेना। तो मैंने उनकी दुकान में चला गया, तो उन्होंने जल्दी से जो अपना काउंटर होता है उसका उठा के, वो एक अंदर जाने का होता है,
और जल्दी कुर्सी लाओ, अरे फलाने वो पानी लाओ, चाय लाओ। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, ये तो मेरी कोई जान प्यार में नहीं है इनसे। फिर उन्होंने अपने अरे देखो तो दूसरे बंदे में जाओ वहाँ ऐसे वो रखा है रैपर में लिपटा हुआ गिफ्ट रखा है, खान साहब गिफ्ट लेके आओ। तो उन्होंने एक डायरी, उसी की मतलब 500 रुपये होगी कम से कम, वो मुझे मंगा के दी। और फिर बाद में ये कहा कि जो आपके लेख हैं वो बहुत समाज के लिए उपयोगी होते हैं, आप भेदभाव से ऊपर उठ के लिखते हैं, आपके लेखों में कोई ऐसा चीज़ मैंने आज तक नहीं देखी जिससे किसी की भावनाओं को ठेस लगती है। हमेशा समाज के सुधार के लिए, कुप्रथाओं पर चोट करने के लिए और लोगों के फ़ायदे के लिए जो आपका लेखन है, मैं उसकी कदर करता हूँ। तो ये सब अगर हमें कम्प्लीमेंट मिल जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि इतना बहुत पर्याप्त है। और ये भी बात नहीं आती कि लोग कोई पढ़ते नहीं हैं। अगर पूरे इतने बड़े देश में जहाँ 1 अरब 34 करोड़ जनता है, वहाँ पे अगर 2-2.5% या 1% भी लोग पढ़ लेंगे तो आपका लिखना सार्थक है। बिल्कुल सही। फिर आपके अंदर, आपके लेखन में अगर शक्ति है, आपके लेखन में अगर कशिश है, आपके लेखन में अच्छा लगनापन है, तो मैं समझता हूँ कि एक न एक दिन आपका लेखन सार्थक होगा और आपके पाठकों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल सही। मैं कहता हूँ अगर संख्या ना भी बढ़े तो हम जो हमारे विचार हमारे अंदर मर जाएंगे, दफन हो जाएंगे, कल को हम अपने साथ लेकर कब्र में चले जाएंगे, तो वो अगर ऑन पेपर हैं कभी ना कभी किसी काम तो आ सकता है, किसी ना किसी काम आएगा। अगर मेरा लेखन मेरे समाज के, मेरे देश के, किसी कम्युनिटी के या मानवता के काम आ सके, उसका पारिश्रमिक कोई नहीं मिले, बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ मेरा लेखन सफल है। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात बताई सर आपने। ये उन लोगों के लिए बात था, हालांकि जहन में मेरे भी है, मैं एक आर्टिस्ट आदमी हूँ, आपको पता है, हम लोग पहले काम कर चुके हैं, लेकिन ये सारी चीज़ निकलवाया जाता था कि जैसे मेरे भी आजकल कुछ अखबार में, जैसे अब आपका इंटरव्यू होगा तो उसका आर्टिकल पूरा अखबार में आएगा, तो लोग मेरे से ये कहते हैं कि क्या है अखबार में, आज आप अखबार में हो, एसोसिएट हो, इसका कोई मतलब नहीं, तो डिजिटल जमाना हो गया। तो ये जवाब मैं आपसे दिलवाना चाह रहा था, यही मेरा जवाब होता है। और सर अब एक कड़ी छूट गई थी जहाँ मैंने कहा कि आपके बच्चे आज क्या कर रहे हैं, क्या आप अपने बच्चों के उस सारी चीज़ों से संतुष्ट हैं जो आप देखना चाहते थे, आपके बच्चे हो चुके हैं या नहीं? एक्चुअली मैं ज़िला स्तर की एक ऐसी पोस्ट पर रहा जहाँ पूरे ज़िले का टारगेट पूरा करना पड़ता था, लगभग 1500 लोगों को वित्त पोषण करना पड़ता था जी, उनका जीवन स्तर उठाने के लिए काम करना पड़ता जी। था। ईश्वर की ऐसी अनुकंपा रही, अल्लाह का ये कोई मेरे ऊपर एक दुआ रही, वरदान रहा कि मुझे ऐसी नौकरी मिली कि पैसा सरकार का होता था, लेकिन मेरे साइन से चेक कट के वो पैसा गरीब लोगों की मदद के लिए, फाइनेंस के लिए जाता था। तो सरकार के पैसे पे किसी की दुआ ले लेना या किसी का आर्थिक स्तर ऊपर उठा देना, ऐसे पूर्ण काम को मैं 35 साल तक करता रहा। ये इसको मैं अपना सौभाग्य मानूंगा। मैं एक साल में अगर कुछ करोड़ रुपए खर्च करके किसी लोगों का जीवन उठा सका, पैसा भले ही सरकार का था लेकिन वो सही जगह लग गया, किसी का जीवन स्तर उठ गया, एक देश का व्यक्ति या नागरिक या कुछ जो मुझे लक्ष्य मिलता था वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, तो ये बहुत बड़ा एक पुण्य का काम था जो मैंने 35 साल तक किया। तो मुझे अपने कार्य में बिजी होने के कारण कम समय मिलता था, लेकिन मेरी जो धर्मपत्नी थी वो MA इंग्लिश, MA हिंदी, B.Ed और PhD थी। वो पहली ऐसी मुस्लिम महिला थी संभवतः जिन्होंने रामायण पे PhD की थी। अच्छा जी। तो उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, मेरे बच्चों ने कोई कोचिंग नहीं ली, मेरे बच्चों ने अपने आप इंटरमीडिएट के बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए। बेटी का 2-3 बार MBBS में काउंसलिंग में गई, लेकिन BDS मिल रहा था, उसने BDS नहीं किया। हम लोग जनरल कैटेगरी में आते थे तो मेरिट थोड़ी जनरल में हाई आनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो BDS मिला था, BDS नहीं किया। फिर उसने BSc AG पंतनगर से किया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट से MBA किया, पहले UPL में, फिर सीडवर्स इंटरनेशनल में, और अब कोरटेवा एग्री बिजनेस कंपनी है, 140 कंट्री में रन कर रही है इस समय, बड़ी कंपनी है, उसमें कैंपेन मैनेजर है। और बेटे ने B.Tech कंप्यूटर साइंस से किया, फिर उसने MBA पंतनगर से किया,
वो भी सीडवर्स इंटरनेशनल में इस समय डिप्टी मैनेजर है। बहुत बढ़िया। तो बच्चे अब सेटल हैं, लेकिन एक दुख ये कचोटता है कि जिसने इन बच्चों को तैयार किया, हाँ। अपने आप को होम कर दिया उनको पढ़ाने में, और इस घर को एक डोर में पिरोए रखा, वो अपने अंतिम समय में 1 साल तक कैंसर से संघर्ष करते हुए अभी 5 जुलाई को बिल्कुल उनकी निधन हो गया। तो वो जो खालीपन अभी है, संभवतः उसको भरने में कुछ समय लगेगा। सर, एक उत्तराखंड की पहली वेब सीरीज आई थी जिसको हमारे अमित दीक्षित जी ने डायरेक्ट किया और प्रोड्यूसर भी वही थे, लव कथा, जो आपके घर में ही शूट हुआ था और उसमें बतौर एक अभिनेता आपने काम भी किया था। तो पहले तो वो कैरेक्टर क्या था, कैसे आप तक पहुंचा और आपने कैसे चुना कि मुझको करना चाहिए, और क्या क्या एक्सपीरियंस रहे वो थोड़ा साझा कर दीजिए। एक्चुअली अभिनय का शौक मुझे शुरू से था जी। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो वहाँ भी एक शनिवार के दिन कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी। पहली बार जब मैंने BA पार्ट 1 में एडमिशन लिया रजा PG कॉलेज रामपुर में, तो वहाँ एक सीनियर स्टूडेंट थी MA की, वो गाना गा रही थी, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। तो उसमें लास्ट में 2 लाइनें किशोर कुमार ने कही थी। उन्होंने वो लाइनें नहीं कही और अपनी जगह जाके बैठ गई। बिल्कुल। मैं पीछे से, हम लोग BA पार्ट 1 में थे, सबसे पीछे बैठते थे हम लोग, क्योंकि जो छोटी क्लास के लोगों ने पीछे बिठाया। बिल्कुल सही है। मैं वहाँ से गैलरी में से भागता हुआ आया, मैंने माइक उठाया और वो 2 लाइनें गा दी कि तुम जो कह दो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो, रात बाकी और जिंदगी बाकी तो नहीं। तो उसके बाद में लोगों ने बड़ी ताली बजाई और किशोर कुमार के टोन में मैंने गाना गाया था। बिल्कुल। तो मुझसे उन्होंने फरमाइश की कि वंस मोर और मैंने स्टेज पे 11 गाने गाए और 11 गाने मैंने अलग अलग स्वर्गीय मुकेश जी की आवाज़ में, रफ़ी साहब की आवाज़ में, उस समय ये लोग जिंदा थे। उसके बाद जो भी कॉलेज का फंक्शन होता था उसमें मेरा नाम लोग खुद ही लिख दिया करते थे, और नहीं भी मैं गाना चाहता था तो मुझे बुला के गाना सुनना, कविता पढ़ना और कल्चरल एक्टिविटीज़ में भाग लेने का, वहीं से आदत पड़ गई। और जब हमारे यहाँ रुद्रपुर में रामलीला होती थी जी, तो रामलीला के बाद में, रामलीला स्टार्ट होने से पहले और रामलीला समाप्त होने के कुछ दिन तक टेंट लगा रहता था गल्ला मंडी में। वहाँ युग मंच हमने बना रखा था। उस युग मंच के बैनर के नीचे गुनाहगार नाम का नाटक में मैंने एक सब इंस्पेक्टर का रोल किया था। अधूरा प्यार एक पिक्चर जो शूट हो रही थी डायरेक्टर सुधीर कुमार के निर्देशन में, हमने फर्रुखाबाद से जाकर के बम्बई में शूटिंग करके आया उसकी मैं, लेकिन वो इत्तेफाक से फिल्म डिब्बे में बंद हो गई। और उसके बाद एक सृजन पुस्तकालय है यहाँ पर, उन्होंने एक वर्कशॉप किया था एक्टिंग पे, उसमें बच्चों को एक्टिंग सिखाई गई थी और हमने अपना कैरेक्टर, डायलॉग और एक्टिंग खुद ही, एक नंद पंत जी थे, उनके निर्देशन में बुक्स अलाइव नाम से एक नाटक खेला गया था, उसमें रजा गालिब की भूमिका की थी। और इसके बाद ये लव कथा में जो एक किरदार था, उसकी नायिका के नाना का किरदार, आयु के हिसाब से अब किरदार इसी टाइप के मिलेंगे। बिल्कुल सही है। तो वो मैंने निभाया था अमित दीक्षित जी की फिल्म में। और उसके बाद में यही छोटे मोटे कोई अगर एक्टिंग से संबंधित रोल मिल जाते हैं जिससे समाज को कोई संदेश जाए, या आजकल आपने जैसा अभी बताया कि लोग पढ़ते कम हैं, बिल्कुल, सोशल मीडिया देखते ज़्यादा हैं, तो हम लोग के आर्टिकल अगर कम पढ़े जाएंगे तो हो सकता है सोशल मीडिया से कोई संदेश उठा करके बिल्कुल सही अपने जीवन को संवार ले या कोई प्रेरणा ले ले, बस इतना प्रयास रहता है। सर, आपने कहा कि कॉलेज में वो जो थी आपकी सीनियर गाना गा के चली गई और 2 लाइन रह गया था, तो वो 2 लाइन और प्लस वो गाना जिस आवाज़ में आपने गाया था वो हो जाता तो जब मज़ा आ जाता। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो, रात बाकी है और जिंदगी बाकी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं।
तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। जबरदस्त सर, जबरदस्त, बहुत बेहतरीन आवाज़। और एक अंश आपकी ज़िंदगी का ये है कि आप जज अभी तो पूर्व हो गए हैं, लेकिन एक समय पे आप जज थे जिसमें आपने काफ़ी अच्छा काम किया। तो सबसे पहले सर, उस समय आयु आपकी 60 साल थी, जो कि हमारी पहले बात हुई थी तो आप बता रहे थे एक शूटिंग के दौरान। तो 60 साल की उम्र में जज का काम मिलना और मात्र 5 साल के लिए काम मिलना, क्योंकि 65 साल तक की नौकरी थी, उसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए। कि एक्चुअली पेपर पढ़ने की शुरू से आदत है जी, तो सुबह उठ के पहला काम पेपर पढ़ना ही होता है। आज भी? आज भी डिजिटल जमाने में जी। और 3-4 पेपर मेरे घर आते हैं आज जी। तो उसमें वैकेंसी निकली थी कंज्यूमर फोरम में जी, सदस्य के लिए। सदस्य जो होते हैं कंज्यूमर फोरम के, वो भी निर्णय देते हैं, जज होते हैं, जज ही होते हैं वो भी। तो मैंने रुद्रपुर के लिए अप्लाई कर दिया। 1.5 साल तक कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं आया, तो वो फिर एक बार वैकेंसी निकली कि दोबारा वैकेंसी निकली है, फिर अप्लाई कर दिया। तो एक दिन अचानक ऐसी 4 बजे रजिस्ट्री का लिफाफा आया। मैंने कोई ऐसा लेटर उठाया, मैंने ध्यान नहीं दिया। 7 बजे जब सब काम से फ्री हो गया तो लिफाफा खोला तो उसमें मेरा नियुक्ति पत्र था कि आपको सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है जी। तो यहाँ ऑफिस में गया, 28 लोगों ने अप्लाई किया था। बिल्कुल। 28 लोगों में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो ये जो अपॉइंटमेंट हुआ था, ये बायोडाटा देख करके अपॉइंटमेंट किया जाता है कि किस व्यक्ति को अकाउंट में, मैनेजमेंट में, सोशल वर्क में, अर्थशास्त्र में, कॉमर्स में क्या नॉलेज है। तो हम लोगों ने बैंकिंग से संबंधित काम किया था। वित्त विभाग की ये अपना कैश बुक, लेजर, अकाउंट्स की पूरी नॉलेज थी। और एक सामाजिक एस्पेक्ट जुड़ा था उसके साथ में कि हमने समाज की भलाई के लिए उनका करीबी रेखा से समाज के अनुसूचित जाति के लोगों को ऊपर उठाने के लिए हमने काम किया था। ये सब प्लस पॉइंट बन गए। तो उस पर नियुक्ति मिल गई और 4 साल तक मैंने वो कार्य किया, अपनी एज 65 साल तक पूरी होने के लिए। उस दरमियान लास्ट में आकर के मुझे नैनीताल के भी कोर्ट का चार्ज मिल गया। एक दिन में 15 जजमेंट देने का रिकॉर्ड संभवतः मेरे नाम आ जाएगा। अभी उसके लिए अप्लाई कर रखा है। वो लोग तहकीकात कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं किसी ने 16 जजमेंट भी दिए हों, लेकिन इस बात को 4-5 महीने होने आ रहे हैं, अभी तक कोई ऐसा बंदा सामने नहीं आया जिसने 15 जजमेंट से एक दिन में अधिक जजमेंट दिए हों। तो उसके पीछे एक मंशा ये थी कि 17 अप्रैल को मेरा रिटायरमेंट था। तो जो भी मुकदमे इस स्टेज में थे कि इनमें निर्णय होना है, जजमेंट लिखना है, तो हमारे वहाँ स्टेनो थे भाकुनी जी, मैंने उनसे कहा कि भाई ये डिक्टेशन ले लो, ये टाइप कर लो, जितने लोगों को न्याय मिल सके रिटायरमेंट से पहले तो अच्छी बात है। तो हमने 15 जजमेंट एक दिन में दिए। अब 15 जजमेंट, कोई जजमेंट 8 पेज का है, कोई 12 पेज का है, कोई 17 पेज का है, कोई 30 पेज का है, तो उसको टाइप करने के लिए एक आदमी की कैपेसिटी होती है, कंप्यूटर पे टाइप करना पड़ता है। तो उन्होंने किया, मेहनत करी, पूरी रात बैठ कर उन्होंने जजमेंट टाइप की। सुबह 11 बजे फिर मैंने उन जजमेंट को सबको थॉरोली पढ़ा, एक आध उसमें मिस्टेक थी उसको ठीक कराया, और वो कोर्ट बंद होने के समय 2 बजे कोर्ट से उठते हैं हम लोग, उस समय में जो उससे कंसर्निंग वकील लोग आए थे, उस संबंधित क्लाइंट लोग आए थे, उनको जजमेंट की कॉपी मुहैया कराई। तो एक दिल को सुकून सा मिला कि इतने लोगों को हमने एक दिन में न्याय दे दिया। वैसे तो अपने कार्यकाल में कई 100 जजमेंट दिए होंगे, उसकी गिनती नहीं करते थे, हम लोग याद नहीं देते। सर ये मैं देख रहा था कि ये एक आर्टिकल का अंश है, मैं कैमरे पे दिखा देता हूँ, शायद सही देख रहा हो। ये रविवासरीय अमर उजाला 6 दिसंबर 1987 रहने के योग्य घर नहीं सारा जहां हमारा, साहबाहत हुसैन खां, ये आपके द्वारा लिखा गया अमर उजाला पे। जी।
और 1987 6 दिसंबर को लिखा गया है। तो क्या लिखा है आपने और क्या है ये सारा, एक बार डिफाइन करें। ये अंतर्राष्ट्रीय आवास वर्ष उस साल मनाया जा रहा था जी। तो उसमें जो लोगों को आवास की समस्या है, अपने देश में बहुत से लोग टेंट में जीने के लिए मजबूर हैं, फुटपाथ पे सोने के लिए मजबूर हैं। बिल्कुल। हमारी सरकार, जो वर्तमान सरकार है और जिससे पहले सरकारें रही हैं, उन्होंने भी सस्ती दर पे घर बना करके ऐसे लोगों को मुहैया कराए हैं। जी। दिल्ली में कई स्लम बस्तियां विभिन्न सरकारों ने परिवर्तित कर दी पक्की घरों में, लेकिन आज भी दिल्ली में लोग स्लम में रहने को, झोपड़पट्टी में रहने को मजबूर हैं। जी बिल्कुल। वो हमारे देश की नियति कह लें या एक विडंबना कह लें कि जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी तेज़ी से आवास सबको मुहैया नहीं हो पा रही। सही है, बिल्कुल। तो अंतर्राष्ट्रीय आवास वर्ष के मनाया जा रहा था, तो हमने एक आर्टिकल लिखा कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक समस्या ये हमारे देश में नहीं है, कई देशों में समस्या है। चाइना में ये समस्या है, पाकिस्तान में ये समस्या है, श्रीलंका में समस्या है, हमारे पड़ोसी देश नेपाल में, भूटान में, चाहे जहाँ बांग्लादेश में, हर जगह ये समस्या मुबाई खड़ी है कि हर आदमी को उसके लायक, रहने लायक आवास मुहैया नहीं है। तो इस समस्या का निराकरण कैसे हो, इस समस्या का समाधान क्या है, इस समस्या से जूझते हुए लोगों की समस्याएं क्या हैं, इस पे एक आर्टिकल लिखकर के कोठीवाल नगर मुरादाबाद में एक अमर उजाला के दफ्तर के नीचे एक लकड़ी का बक्स, लेटर बक्स लगा होता था जी। हम लोग वहाँ डाल दिया करते थे। जब वो प्रिंट हो जाता था तो अमर उजाला अखबार हमको उसकी एक प्रतिलिपि भेजता था, और साथ में उस समय 350 रुपये से लेके 450 रुपये तक पारिश्रमिक भी अमर उजाला से हमको आता था। अरे वाह, जबरदस्त। तो पहला लेख जिस आदमी का अमर उजाला में छपा हो तो बड़ी प्रसन्नता होती है। हाँ, गर्व की बात है। आज मतलब अमर उजाला उस समय भी लीडिंग पेपर था, आज भी लीडिंग है, आज भी लीडिंग है। तो वहाँ से लेखन की शुरुआत हुई, उसमें आर्टिकल छपे, तो अब तो 8-10 लीडिंग अखबार हैं अपने राज्य के, अपने देश के, जिसमें आर्टिकल लगभग 700 आर्टिकल छप चुके हैं अब तक। तो ये भी एक अपने आत्म संतोष वाला बात है। जी जी। हमने लिखा, छप गया, कुछ लोगों ने पढ़ लिया, उससे प्रेरणा ले ली, क्या पता किसके जीवन में हमारे लेखन से कब कोई टर्न आ जाए, क्या चेंजेस आ जाए, कब चेंजेस आ जाए। सही है, तो लेखन सफल है। बिल्कुल सही। सर एक चीज़ और कहूँगा कि अब आपकी भविष्य की प्लानिंग क्या है, क्योंकि आज आप मेरे ख्याल से 70 साल के आसपास, या मैं लगभग 66 साल का हो चुका, 66 ईयर, मतलब आज से 2 साल पहले रिटायर हुए आप जज के पद से। मैं अप्रैल 2021 में रिटायर हो गया। अब लगभग आपने सारी नौकरियां जो एक युवाओं का रहता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लगभग सारी जॉब पाली है, ओवर एजेड हो गया, अब आप ट्राई नहीं कर सकते हैं। आप एक बतौर लेखक या साहित्यकार अपने आप को स्थापित करना चाहते थे, 700-800 आर्टिकल आ गए हैं। आप बतौर एक्टर काम करना चाहते थे, लब कथा, और अभी कुछ दिन पहले एक शॉर्ट फिल्म मेरे साथ आपने की थी, फरे, वो आ चुकी है। भविष्य में और भी काम करेंगे। लगभग सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, बच्चे वेल सेटल्ड हैं, बस एक बीच में एक ऐसी घटना हो गई जो जिससे आप काफी हाथ चल रहे हैं इस समय, उसके बावजूद आपने हमें समय दिया है। अब कोई भविष्य की प्लानिंग, कोई महत्वाकांक्षा, कोई इच्छा रह गई हो जो आप करना चाहते हैं? देखिए, अब मैं भी काम कर सकता हूँ। जी बिल्कुल। मैं चाहे वो एक सदस्य जज के रूप में काम हो, समाज सुधारक के रूप में काम हो, या लेखन से एक साहित्यकार के रूप में काम हो, अगर मैं सक्षम हूँ तो मेरी यही इच्छा होगी, यही अभिलाषा होगी कि जब तक मेरे हाथ पाँव चल रहे हैं तब तक काम करूं, मैं तब तक काम करता रहूं, समाज को कुछ अपने स्तर से देता रहूं, अपने देश को देता रहूं। और ये भी मैं एक देश सेवा मानता हूँ। बिल्कुल। अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप बॉर्डर पे गन लेकर के लड़ रहे हैं देश के लिए, वही देश सेवा है। बिल्कुल सही है। अपने क्षेत्र में आप ईमानदारी से अगर काम कर रहे हैं, ये भी एक देश सेवा है। तो ऐसे हमारे देश में सौहार्द बरकरार रहे, हमारे देश दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति करें, हमारे देश के नागरिक खुशहाल हों, संपन्न हों, बुद्धिजीवी हों, सोच उनकी विस्तृत व्यापक होनी चाहिए, और हमारा देश संपन्न हो, विश्व में हमारे देश का नाम हो। इससे संबंधित जो भी कार्य हो सकेंगे, चाहे वो वृक्षारोपण हो,
चाहे लेखन से समाज को दिशा देने का कार्य हो या अपने लेखन से, गीतों से समाज का मनोरंजन करने का कार्य हो या अपनी जो फिल्में हम लोग सोशल मीडिया पे बना रहे हैं जी, या OTT पे रिलीज करवा रहे हैं आपके सहयोग से या अमित दीक्षित जी के सहयोग से और प्रोड्यूसर डायरेक्टर सहयोग से, वो फिल्में किसी भारतवासी को, देशवासियों को संदेश दे सके, उनको कोई प्रेरणादायी संदेश मिल जाए, उनके जीवन में कब कोई चेंजेस आ जाए, तो यही एक इच्छा है। और हमारा देश दिन पे दिन उन्नति करे, खुशहाल रहे, देशवासी सरसब्ज हो, आपस में जो वैमनस्य आज जी बढ़ रहा है, जो कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोगों के बीच में जो नफरत की दीवार खड़ी हो रही है, ये ना हो, सब लोग योग्य हो, समझदार हो, एक दूसरे की भावनाओं को आहत करने वाले नहीं हो। अपने आप को मैं प्योर भारतीय मानता हूँ जी। मुझे नहीं पता मेरे पूर्वज कहाँ से आए थे, लेकिन मेरा देश, जिस मिट्टी में, जिस मुल्क में मेरा जन्म हुआ, वो मेरी मातृभूमि है जी, और मैं उसके लिए समर्पित हूँ। इस्लाम भी ये बात का संदेश देता है कि अपने मुल्क के प्रति आप वफादार रहें। बिल्कुल। अगर कोई आदमी अपने मुल्क के प्रति वफादार नहीं है तो वो मुसलमान नहीं है। सही है। मुस्लिम का धर्म ये है, जब कुरान ये बात कह रहा है कि आप अपने मुल्क के प्रति वफादार रहिए, जितनी सुविधाएं विभिन्न धर्मावलंबियों को हिंदुस्तान में मिली हुई हैं, इतनी सुविधाएं विश्व के अन्य देशों में नहीं है। बिल्कुल सही है। कुछ कंट्री ऐसी हैं कि वहाँ पे आप बोल नहीं सकते, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर देते हैं। पाकिस्तान में ले लीजिए, अक्सर हिंदुओं को मुस्लिम बनने के लिए बाध्य किया जाता है, हिंदू लड़कियों की शादी जबरदस्ती मुसलमानों से कर दी जाती है। कम से कम मेरे देश में ऐसा नहीं है। बिल्कुल। हर धर्मावलंबी को अपने धर्म को मानने की पूरी इजाज़त है, स्वतंत्रता है। असली माने में यही प्रजातंत्र है, और मैं ये चाहूँगा कि हमारे देश में ये प्रवृत्ति और बढ़े, कभी उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाए, निरंतर बढ़ती चली जाए, कभी कम ना हो, और एक स्वस्थ प्रजातंत्र के रूप में हमारा देश विकसित हो, हमारे देशवासी सम्मान संपन्न हो, फूले फले। इसके लिए अगर मुझे आखिरी सांस तक भी काम करना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा। बचपन से, बाल्यकाल से लेकर आपके जज बनने तक और आपके साहित्यिक सफ़र, आपके एक्टिंग सफ़र को पूरा कवर करने की हमने कोशिश की जितना कर सकते थे। इंटरव्यू का अंत करेंगे, उससे पहले मैं यह दरख्वास्त करूँगा आपसे कि आपने हाल फिलहाल के दिनों में अगर कोई रचना अपनी लिखी हो, साहित्यिक लेखन कुछ किया हो, तो वो चलते चलते सुना लें। रचनाएं तो हमेशा लिखता ही रहता हूँ जी, और मैं समझता हूँ कि जितनी भी रचनाएं ज़्यादातर हैं वो अभी 4 साल के वाक़े की है। तो एक अंतिम काम और कर लीजिए, एक बुक छपवा लीजिए, सारी रचनाएं उसमें आ जाएंगी। अब देखिए, फिर वही बात आती है कि रचना से मनोरंजन होना चाहिए। तो मैं आपको छोटी छोटी 2 रचनाएं सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, चलते चलते। बिल्कुल। अब ये ज़िंदगी के जिस सोपान पे मैं हूँ जी, तो इस पे अपने जीवन के हर चीज़ एक छवि बन के दिमाग में घूमती रहती है। कहाँ पढ़ा, कहाँ रहा, कैसे नौकरी करी, कैसे कैसे कौन कौन जीवन में मिलते चले गए, कौन सा योगी बने, तो उस पर कुछ लाइनें देखिए, शायद आपके मन को छू सके। बिल्कुल। या जो श्रोता हमें देख रहे हैं उनके मन को। बिल्कुल बिल्कुल। अर्ज किया है, बीती बातें कहानी लगे, सही है, बीती बातें कहानी लगे। छोटी बहर में कुल 4 शब्द एक लाइन में है। इसमें छोटी बहर में लिखना इतना आसान नहीं होता है। बिल्कुल सही। लेकिन ये ईश्वर की अनुकंपा से, आपकी दुआ से रचना बन गई, तो आपके सामने पेश कर रहा हूं। बीती बातें कहानी लगे, जिंदगी अब सुहानी लगे, यार है सुन यार की बात, यार है सुन यार की बात, प्यारी तेरी जवानी लगे। जबरदस्त जबरदस्त। होठ फूल और आंखें कमल। ये शेर अपनी मिसेस को, जिनका इंतकाल हो चुका है, नज़र करना चाहूँगा। होठ फूल और आंखें कमल,
चाल दरिया का पानी लगे, चाल दरिया का पानी लगे, तेरे सर की कसम तू मुझे, तेरे सर की कसम तू मुझे, एक जन्नत की रानी लगे। जबरदस्त, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। यूं तो मैं भी हूँ कुछ कम नहीं, इसमें अपनी बड़ाई नहीं है। यूं तो मैं भी हूँ कुछ कम नहीं, मौजों की तू रवानी लगे। अब ये मक्ता जिसमें के शायर का नाम आता है, आ सबाहत तुझे चूम ले, आ सबाहत तुझे चूम ले, रब की तू मेहरबानी लगे। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन सर। और एक संदेश और देना चाहूँगा, बिल्कुल, 2-3 लाइनों में। हाँ। ये गजल यार एक बहाना है, कोई भी रचना होती है बिल्कुल, वो अंतःकरण से निकलती है, उसमें आपके जीवन का एक अक्स होता है, राइटर के जीवन की कुछ अनुभूतियाँ होती हैं, उस पर ये लाइनें कही हैं। ये गजल यार एक बहाना है, ये गजल यार एक बहाना है, हाले दिल आपको सुनाना है, जिंदा रहने की चाह किसको है, जिंदा रहने की चाह किसको है, दिलो जान आप पे लुटाना है, वो समझते हैं मेरी खसलत को, खसलत माने स्वभाव, स्वभाव, वो समझते हैं मेरी खसलत को, मेरा तो दिल भी आशिकाना है। जबरदस्त सर, जबरदस्त। गर नहीं बोलते चले जाएं, गर नहीं बोलते चले जाएं, हमको आता नहीं मनाना है, हम भी पहचानते हैं फितरत को, फितरत जानते हैं? बिल्कुल। हम भी पहचानते हैं फितरत को, तेरा अंदाज कातिलाना है, छोड़ दे एक तो है 10 हाजिर, छोड़ दे एक तो है 10 हाजिर, कितना हमदर्द ये ज़माना है, जबरदस्त सर। कितना हमदर्द ये ज़माना है, बात सुन ले तू मेरे दिल की सनम, बात सुन ले तू मेरे दिल की सनम, मुख्तसर सा बस एक फसाना है, मुख्तसर माने संक्षिप्त, संक्षिप्त, छोटा, मुख्तसर सा बस एक फसाना है, फसाना माने कहानी, कहानी। कोई हमदर्द नहीं सबाहत का, जो साहित्यकार लोग है ना जी, सब क्षेत्रों में ईर्ष्या होती है। बिल्कुल सही है। कोई अच्छी एक्टिंग कर रहा है तो बाकी लोग, बिल्कुल, किसी को ज्यादा फिल्म मिल रही तो और लोग जलेंगे, किसी गजलों की सराहना हो रही है तो बाकी साहित्यकार लोग जलेंगे, बिल्कुल, आपको डिमोराइज करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, उनके लिए लाइन है, कोई हमदर्द नहीं सबाहत का, कोई हमदर्द नहीं सबाहत का, सबका अंदाज मुल्जिमाना बिल्कुल, है, बिल्कुल। ये गजल यार एक बहाना है। बहुत जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त और बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग, दिल को छूने वाला, मतलब चीर के जा रहा है और बहुत कुछ कह जा रहा है। ये तो आपकी महानता है, आपका बड़प्पन है जो आपने मान दिया। हाँ, मेरे गरीब खाने पे आप आए। नहीं सर, ये हमारी हम लोग के लिए एक बड़प्पन है कि आपने हमें अपना समय दिया। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर, आपकी जर्नी को जानकर। सर मेरे जो दर्शक है, व्यूअर है, मेरे चैनल का नाम है फिल्मी चाणक्य, फिल्मी और चाणक्य, मतलब फिल्मी लोग होते हैं
तो उनको मैं लेके आता हूँ, चाहे डायरेक्टर हो, एक्टर हो, राइटर हो, साहित्यकार आज आप आ गए हैं, तो मेरे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों के लिए एक संदेश देना चाहूँगा जी। जो लोग युवा हैं उनके मन में जो सपने हैं जी। केवल सपने देखना नहीं उचित नहीं होता है। सपने देखना, उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करना, मेहनत करना और उसको पाने के लिए अपने आप को होम कर देना, ये जिंदगी है। कोई भी युवा या कोई भी व्यक्ति कोई सपना देखता है तो आप क्या, जो हमारे यहाँ जैसे वर्ण व्यवस्था है उसको हमारी आयु को 4 वर्गों में बांटा गया है, 25 साल, 50 साल, 75 साल, 100 साल। पहले होता है सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करने का 25 साल तक का, वो 30 साल तक का समय लगभग हो गया है। फिर होता है गृहस्थ आश्रम, फिर होता है आपका वानप्रस्थ आश्रम जिसमें और फिर होता है संन्यास आश्रम। बिल्कुल। तो जो आपका ये जो गृहस्थ आश्रम से पहले का जो समय होता है 25-30 साल के आसपास होता है, उसमें आप जो बन जाएंगे वो आप जिंदगी भर तक बने रहेंगे। बिल्कुल सही है। आपने अगर मेहनत करके कोई अच्छी परीक्षा पास कर ली, अधिकारी बन गए तो आप रिटायरमेंट तक अधिकारी रहेंगे। आप उसमें अगर मजदूर बन गए तो जिंदगी भर तक मजदूरी करते रहेंगे। तो ये बात है कि आप सपने देखिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको 25 से 30 साल तक बन जाना है। प्रयास करिए और जब आप अपना लक्ष्य हासिल कर लें तो उसमें जो आपको काम सौंपा जाए, चाहे वो समाज के हित का हो, देश के हित का हो, उसे अपने पूरे मनोयोग से अंजाम दें। उससे बड़ी कोई देश सेवा नहीं है, उससे बड़ी कोई समाज सेवा नहीं है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर आपके विचारों को जानकर, और आपने अपने विचारों को हमारे व्यूअर तक पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दोस्तों आज हमारे साथ थे सब्बाहत हुसैन खान साहब, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, बहुत सारी अभी एक वेब सीरीज आई थी उसमें एक्टिंग किया था, शॉर्ट फिल्म आई थी बतौर एक्टर उसमें काम किया था। मतलब आर्टिस्टिक फील्ड के व्यक्ति हैं, कई विभिन्न पदों पर रहे हैं गवर्नमेंट के, पूर्व जज भी रहे हैं। तो जितना इनका तोल मोल जो तजुर्बा था आपके कैमरे के सामने आज मैंने पेश किया है इनके माध्यम से, मेरे माध्यम से। आई होप कि आप लोग को बहुत पसंद आएगा और फिर लेके आऊंगा किसी नए इंटरव्यू को। तब तक के लिए सी यू सून, जस्ट अ